ईरान ने इजराइल पर, इजराइल ने ईरान पर हमले ही हमले कर दिए। और इस प्रतिक्रिया में मुस्लिम देशों की क्या प्रतिक्रिया रही है, संपूर्ण जानकारी जानेंगे। क्या है फ़लस्तीन और कैसे हमास, इजराइल, ईरान और पाकिस्तान, बहरीन, लेबनान, सऊदी अरब, किसने क्या प्रतिक्रिया की, कौन किसके ज़्यादा समर्थक हैं, सभी जानेंगे। इजराइल का ईरान पर हमले को लेकर मुस्लिम देशों में क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं। ईरान और इजराइल में बढ़ते टकराव से सऊदी अरब के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमला किया तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान के हमले के बाद से ही कहा जा रहा था कि इजराइल इसका बदला जरूर लेगा। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईरानी हमला इजराइल के लिए अच्छा मौका है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दे। कई लोग सलाह दे रहे थे कि इजराइल को ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना चाहिए। जब शनिवार रात इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो न ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाने पर लिया और न ही उसके ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के भीतर तेहरान, कराज, इस्फहान और सिराज में कम से कम 20 ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में ईरान ने अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की। ईरान और इजराइल की भी बार प्रतिवार से आशंका गहरा गई कि कहीं पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की चपेट में न आ जाए। इजराइल के हमले के बाद अरब के इस्लामिक देशों की तत्काल प्रतिक्रिया आई। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने भी 27 अक्टूबर को बयान जारी किया और हमले की कड़ी निंदा। OIC के 57 देश सदस्य हैं, जिनमें से ज़्यादातर मुस्लिम बहुल देश हैं या संवैधानिक रूप से इस्लामिक देश है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये फैक्ट, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। देख लेते हैं इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया क्या रही और थोड़ा सा और समझते हैं। GCC की बैठक में ओमान के उप प्रधानमंत्री सैयद असाअब बिन तारिक अल सईद के साथ कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, देख सकते हैं आप। OIC ने अपने बयान में कहा कि इजराइल का ईरान पर हमला संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। OIC इसकी कड़ी निंदा करता है। अगर इस इलाके में किसी भी तरह का टकराव शुरू होता है तो पूरे क्षेत्र अस्थिरता में समा जाएगा। तनाव और हिंसा को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नेताओं को आगे आना चाहिए। गजा, वेस्ट बैंक और लेबनान में इजराइल की आक्रामकता तत्काल थमनी चाहिए। इस्लामिक दुनिया में सऊदी अरब की खास जगह है क्योंकि यहाँ मक्का और मदीना। सऊदी अरब ने भी ईरान और इजराइल के हमले की निंदा की है। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान पर इजराइल का हमला संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इस इलाके में लगातार बढ़ रहे टकराव के खिलाफ, टकराव के विस्तार से इस इलाके की शांति और स्थिरता प्रभावित होगी। हम सभी पक्षों से तनाव करने और टकराव का रास्ता छोड़ने की अपील करते हैं। अगर टकराव ऐसे ही जारी रहा तो इस इलाके के लिए खतरनाक होगा। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि इस इलाके में बढ़ते टकराव को खत्म करने में अपनी भूमिका अदा करें। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंबल सिब्बल सऊदी अरब के इस बयान को काफ़ी अहम मानते हैं। सिब्बल ने सऊदी अरब के बयान को रिपोस्ट करते हुए लिखा, राजनीतिक रूप से यह काफ़ी अहम है। सऊदी अरब नहीं चाहता कि टकराव का दायरा बढ़े क्योंकि यह उसकी विकास परियोजना के लिए झटका होगा। अगर अमेरिका के कारण रूस और चीन की दोस्ती मजबूत हो रही है तो इजराइल के कारण ईरान और सऊदी अरब करीब आ रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब की चिंता इधर देख लेते हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच 2016 में राजनीतिक संबंध खत्म हो गया था। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब के दूतावास पर हमला बोल दिया। इसी के जवाब में सऊदी अरब ने राजनीतिक संबंध तोड़ने का फैसला किया, लेकिन पिछले साल ही चीन की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध बहाल हुआ।
गल्फ में कतर एक अहम देश है। कतर मध्य पूर्व के टकराव में पश्चिमी के देशों से समझौते कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा। कतर ने भी ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ईरान पर इजराइल का हमला संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खुलेआम उल्लंघन है, ये सब बताया उन्होंने। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने भी ईरान पर हमले के लिए इजराइल की तीखी आलोचना की है। बहरीन ने अपने बयान में कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तत्काल युद्ध विराम लागू करवाना चाहिए। पाकिस्तान से देख लेते हैं। पाकिस्तान ने भी इस मामले में ईरान का समर्थन करते हुए इजराइल की आलोचना की है। इस्लामिक देशों के समर्थन के बीच एक सवाल भी उठ रहा है कि सब ने निंदा तो कर दी, लेकिन इजराइल के लड़ाकू विमान इन्हीं देशों में हवाई क्षेत्र से गुजरे होंगे। ऐसे में इन देशों ने इजराइल के फाइटर प्लेन को जाने की अनुमति कैसे दे दी? इजराइल ने हमले के लिए किसके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया, जानते चलिए। पाकिस्तान के जाने माने राजनीतिक टिप्पणीकार नजम सेठी ने पाकिस्तान न्यूज चैनल समा टीवी से बात करते हुए कहा कि सभी इस्लामिक देशों ने निंदा की, लेकिन एक सोची समझी खामोशी भी है। इजराइल के सारे जहाज ईरान कैसे गए, जाहिर इराक और जॉर्डन के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल हुआ होगा। आपका क्या अंदाजा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता रहे हैं। इजराइल के खिलाफ क्या इस्लामिक देश एकजुट हो पाएंगे? तुर्की के राष्ट्रपति रेजप तैयप एर्दोआन और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई कई बार इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील कर चुके हैं, लेकिन इस्लामिक दुनिया के अपने विरोधाभास हैं, आपस के ही हित टकराते रहते हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक अविश्वास है, दोनों के बीच शिया और सुन्नी का भी भेद है। ईरान के लिए पश्चिम के देश दुश्मन हैं, तो सऊदी अरब के लिए पश्चिम के देश रणनीतिक साझेदार हैं। ईरान इजराइल के अस्तित्व को ही नकारता है, तो सऊदी अरब इजराइल फ़लस्तीन टकराव का समाधान दो राष्ट्र के रूप में देखता है। सऊदी में राजशाही है, इसलिए वहाँ के आम लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाते, जबकि ईरान में एक किस्म का लोकतंत्र है, इसलिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर पाते हैं। सऊदी में अरब के शासकों की जो सोच इजराइल को लेकर है, वहीं वहाँ की जनता की है। यह कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की जनता के पास अपनी सोच का इजहार करने की आज़ादी नहीं रख पाती। ऐसे में सऊदी अरब के शासकों में एक डर की बात की जाती है कि अगर फ़लस्तीनियों को लेकर इस्लामिक देशों में उग्रता बढ़ी तो कहीं वहाँ की आम जनता सड़कों पर ना उतर जाए। सऊदी अरब और हमास के रिश्ते भी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 1980 के दशक में हमास के बनने के बाद से सऊदी अरब के साथ उसके सालों तक अच्छे संबंध रहे। 2019 में सऊदी अरब में हमास के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। इसे लेकर हमास ने बयान जारी कर सऊदी अरब की निंदा की थी। हमास ने अपने समर्थकों को सऊदी में प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। 2000 के दशक में हमास की करीबी ईरान से बढ़ी। ठीक है, ईरान से करीबी के कारण सऊदी अरब से हमास की दूरी बढ़ना लाजिम तथा, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच दुश्मनी है, ऐसे में हमास किसी एक का ही करीबी रह सकता है। आप लोग ये दुर्दशा देख सकते हैं, कितना बुरा हाल दिख रहा है। पिछले बीते 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने गजा में जो सैन्य अभियान छेड़ा था, उसका हालत आप देख सकते हैं। इजराइल का जितना खुला विरोध ईरान करता है, उतना मध्य पूर्व में कोई नहीं करता। ऐसे में हमास और ईरान की करीबी स्वाभाविक हो जाती है। 2007 में फ़लस्तीनी प्रशासन के चुनाव में हमास की जीत हुई और इस जीत के बाद उसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई, लेकिन हमास और सऊदी अरब के रिश्ते भी इससे नहीं रहे। जब 2011 में अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति शुरू हुई, तो सीरिया में भी बशर अल असद के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। ईरान बशर अल असद के साथ खड़ा था और हमास के लिए असहज करने वाला था। इस स्थिति में ईरान और हमास के रिश्ते में दरार आई, लेकिन अरब क्रांति को लेकर सऊदी अरब का रुख मिस्र को लेकर जो रहा, वो भी हमास को रास नहीं आया।